चलिए, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें बंद, मन शांत। योगासन प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को योगासन प्राणायाम के लिए तैयार कीजिए। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मुझे सभी रोगों से, मुझे कष्टों से, सभी से दूर कर दीजिए प्रभु। ऐसी मन की कामना को करते हुए, मन में सकारात्मक भाव रखते हुए, अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए 3 बार ध्वनि के साथ दीर्घ का उच्चारण करें। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठाया, पसंद रखकर आंखों पर रखे, हाथ पूरा ठीक हो। आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आसन प्राणायाम करने के लिए हमारा पेट साफ होना चाहिए, खाली होना चाहिए। सुबह सुबह आसन प्राणायाम करने का सबसे उचित समय होता है। यदि आप सुबह सुबह व्यायाम ना कर पाओ तो शाम को खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। पेट भरा होने पर यदि आप प्राणायाम का या आसनों का लाभ करेंगे तो इसके आपको दुष्परिणाम होंगे। तो जब भी आप करें तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि योग आसन प्राणायाम करने से पहले हम अपने शरीर की शुद्धि करें। शुद्धि के लिए कई रास्ते हैं, जिसमें आप संख प्रक्षालन करके भी आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल की सफाई होती है, माउथ टू एनल, जितने भी 32 फीट की एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी 9 मीटर के लगभग, तो उस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को साफ करने के लिए हम संख प्रक्षालन करते हैं। यदि संख प्रक्षालन 3 महीने में एक बार होता है, जो पूरी बॉडी का ओवरहालिंग होता है। और आप यदि आपको पेट अच्छे से साफ नहीं होता, दिक्कतें होती हैं, तो सुबह सुबह आप गुनगुना पानी पीकर अपने पेट को साफ करने का प्रयास करें। नहीं होता तो जितना पानी पिया जाता है गुनगुना पानी उतना पिए और उसको कुंजर कर दें। कुंजर से आप अपने उदर की और एनिमा करके आप अपने नीचे बड़ी आंत की सफाई कर सकते हैं। जब पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाए तब आप योग आसन प्राणायाम करना एक नियत समय। तो अभी कुछ अभ्यासों को शुरू करते हैं। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आपको रखनी है। खाली पेट रोज सुबह सुबह आपको व्यायाम करना। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे जो हमारे संपूर्ण जोड़ों की एक्सरसाइज हो। चलिए, जोड़ों की एक्सरसाइज के लिए तो ये सब के लिए वार्म अप है। दोनों पैरों को सामने खोला, दोनों हाथों को इस तरह से रखा, कमर बिल्कुल सीधी, और सांस लंबी गहरी सांसों के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, या नॉर्मली भी आप नॉर्मल सांसों के साथ भी अपने टो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। पूरा नीचे दबाएं, ऊपर करें, नीचे दबाएं, ऊपर करें, नीचे दबाएं, ऊपर करें। ये आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग आ गई है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी। जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है सूक्ष्म व्यायाम। इससे आपके यहाँ भी आप हाथों को रख सकते हैं, जहाँ भी आप सुविधा समझें, इस तरह से। ये सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों, ऑल जॉइंट मूवमेंट।
हर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आप कम से कम 10 बार जरूर करें। जिनको जोड़ों में आर्थराइटिस में वो थोड़ा बाजरा लिया करो। बाजरा कुछ नहीं, अजवाइन। अजवाइन आपको पेट को भी ठीक रखती है और आपके जोड़ों को भी ठीक रखती है। अजवाइन किस टाइप से लेंगे? अजवाइन में क्या होता है, अजवाइन में होता है थाइमोल। और थाइमोल जो आपको चाहे तो पेट में कहीं भी सूजन है आपके, चाहे जोड़ों में है, चाहे आपके घुटनों में है, आपके कहीं भी इंटरनली या एक्सटर्नली कहीं भी सूजन है, थाइमोल उसको बहुत ज़्यादा कम करता है और आपके डाइजेशन को सुधारता है थाइमोल। तो अजवाइन बहुत ज़रूरी है, उसे आप अपने भोजन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी सूजन हो गई, थाइमोल जो मेडिसिन है डॉक्टर आपको बिना पर्चे के उसे नहीं दे सकता, कोई भी स्टोर वाला। तो लेकिन अजवाइन तो कोई भी दे सकता है आपको। तो अपने खाने में आप अजवाइन जरूर ऐड करें। अजवाइन डाइजेशन के लिए, पेट में स्वेलिंग हो गई है, दर्द होने लगता है, थोड़ा सा खाते ही दुखन रहने लगती है, तो अजवाइन उनके लिए, मतलब थाइमोल उनके लिए रामबाण का कार्य करता है। इससे ब्लॉटिंग और जो पेट में सूजन है, जो अपच है, जो गैस है, वो कम हो जाती है। इस तरह से अजवाइन की प्रकृति कैसी होती है, गर्म। लेकिन यदि पेट में एसिडिटी है तब आप अजवाइन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। फिर एक पैर को मोड़े इस तरह से और आगे की तरफ घुमाएं। ये इसके लिए आप बाजरा ले सकते हैं। बाजरा में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, फाइबर, तो इससे आपके जोड़ों में आराम मिल जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम, हाँ, ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए, आर्थराइटिस के लिए। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे आपको रिमोटॉइड है, आपको गाउट है, उन सब के लिए लाभकारी होती है। फिर इस तरह से घुमाएं। ये बाकी सबको करनी चाहिए ये सूक्ष्म व्यायाम। यदि आपने सूक्ष्म व्यायाम कर लिए तो समझो कि आपने 84 करोड़ के लगभग आसन कर लिए। योग में बहुत कठिन कठिन लोग आसन कराते रहते हैं। अब योग तो वो तो स्वास्थ्य के लिए, जो जवान है, यंग है, उनके लिए हो गए। आप जो थोड़ा सा एजिड हो गए हैं उनको तो भारी भारी आसन होंगे ही नहीं। वो सोचते हैं कि अब हम योग कैसे करें, लेकिन सरल योग से भी आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। दोनों तरफ से इस तरह से घुमाया, फिर इस तरह से पकड़ के ये ऊपर घुटनों के लिए, क्यों घुटनों में दर्द रहता है, गैप आ गया, गैप कम हो गया है, के लिए दर्द रहता है घुटनों में, ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है। यदि आप मेहनत करोगे तो ये स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। बस आप अपनी डाइट पे ध्यान दें अच्छे से। भोजन में अलसी का इस्तेमाल करें अपने परिवार में। अलसी जानते हैं आप, अलसी क्या होता है? अलसी एक अनाज सा ही होता है अलसी, ठीक है। इसको आटे में मिला के भी खा सकते हैं, या अलसी के बीज आप ऐसे भी खा सकते हैं। सुबह ही सुबह आधा चम्मच अलसी आपने गरम करके, मतलब अलसी को 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में उसको उबाला, और जब वो आधा या 1/3 रह जाए उसको आप सेवन करो। अलसी में क्या होता है, अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ये आपके पाचन तंत्र को सुधारता है अलसी में जो। और अलसी में क्या होता है, सोल्यूबल फाइबर होते हैं जो आपके हृदय संबंधित रोगों के लिए भी लाभकारी होते हैं, शुगर के लिए भी, और आपके पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट करते हैं। ये सोल्यूबल फाइबर जो होते हैं ये आपके शरीर से पानी सोखने का काम करते हैं और उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं मल के द्वारा। इससे डायबिटीज भी नियंत्रित होती है इस तरह से। फिर ये ऊपर नीचे शुगर इससे पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है। अलसी सभी को लेनी चाहिए। इससे जो अनियंत्रित सेल है शरीर की उसको भी ये कंट्रोल करता है अलसी।
एक फेनोलिक यौगिक होता है जो आपके मुनक्के में पाया जाता है, जो आपके फ्री जो कण होते हैं उनको कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो मुनक्के में पाया जाता है वो बहुत हद तक कम करता है और आपके डाइजेशन को स्वस्थ करता है। जिसका डाइजेशन फिट है उसका सब कुछ फिट है। इस तरह से करें। फिनोलिक यौगिक जिनको डीजनरेटिव है, न्यूरो डीजनरेटिव है, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है मुनक्का। उसमें फिनोलिक यौगिक होता है जो आपके न्यूरोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम है उनको भी वह ठीक करता है। तो मुनक्का भी आप रोज 5 से 7 मुनक्का रात को भिगो दें और सुबह सुबह उनको चबा चबा कर खाएं। 7 लें, 10 लें, 11 लें, 12 लें, हाथों की सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से। आप जो भी कार्य करते हैं उसको समय से करें। सुबह सही समय पे उठें। बस कुछ अच्छी आदतों को अपना लें। ऐसे नहीं कभी भी खाना खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए। जीवन में हमें हर कार्य करना है, मोशन जाना ही जाना है, खाना खाना ही खाना है, नहाना है ही है, तो क्यों ना उनको समय से किया जाए। सबके लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम हर काम को समय पे कर सकें। बिना समय किया गया कार्य शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो अनुशासन में आ जाए। यदि आपको स्वस्थ रहना है, जीवन में लंबे समय तक जीना है, 100 वर्ष तक जीना है, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। जहाँ अनुशासन है वहीं पर प्रगति है, वहीं पर स्वास्थ्य है। जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ पर कोई भी प्रकृति आपका साथ नहीं दे सकती। चलिए इस तरह से तो सबसे पहले अपने खान पान को सुधारें, बाहर की चीज़ों से बचें। इस तरह से फिर ऐसे गोल गोल घुमाएं, ये घुमाएं, जोड़ों के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए। इस तरह से फिर ये करें। ठीक है, तो मुनक्का तो आपको लेना ही लेना है। आपको भी मुनक्का लिया करो और जिसमें भी फेनोलिक यौगिक होते हैं चीज़ें सर्च करना, देखना, खोजना, उनको आप सेवन करना। तो आपकी जो न्यूरो डिजनरेटिव जो वाली प्रॉब्लम है, न्यूरॉन वाली जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और ये सेल्स को जल्दी से बूढ़ा होने से भी बचाता है। हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। ऐसे नहीं कभी भी चलते मिलते मुट्ठी भरी खा ली, ऐसे नहीं खाना चाहिए। रात को भिगो के रखो और सुबह को उन्हें खा लो। यदि आपको एसिडिटी रहती है पेट में तो रात को उनको शहद में भिगो के रखो और सुबह को उसको शहद से निकालो 5 से 7 मिनट के, और उन्हें सुबह ही सुबह बीज निकाल के खा लो। बीज उसका नहीं खाना चाहिए, इससे स्टोन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मुनक्के का सेवन कर सकते हैं। पेट के लिए बड़ा ही रामबाण है, हृदय के लिए बड़ा ही लाभकारी है, कैंसर की सेल्स को रोकने के लिए बड़ा ही लाभकारी है। शहद भी फिर खा लेते हैं। शहद अगर शुगर है तो आपको फिर उससे बचना है, फिर उसको नहीं खाना। शहद को फिर अगले दिन भिगो दो, उसमें फिर से खा लो। यदि एसिडिटी है, नहीं तो आप वैसे भिगो नॉर्मल खाओ और बाद में उस पानी को पी जाओ, साफ सुथरे पानी को। तो कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। वज्रासन में आ जाइए और करेंगे मंडूकासन। सबसे पहले मंडूकासन, ये डायबिटीज को नियंत्रित करता है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट, बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और बीटा सेल से सिक्रेशन होता है इंसुलिन। जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे इंसुलिन सिक्रेशन होता है, अल्फा बीटा गामा। तो जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे इंसुलिन सिक्रेशन होता है। वापस इसके बाद शशकासन, पेट के
गैस्ट्रिक हो, डाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो, उन सभी में लाभ करते हैं ये आसन। सांस छोड़ के आगे झुक जाएं। अपच हो, गैस्ट्रिक हो, इस तरह शीर्षक आसन करें। फिर सांस छोड़ के वापस आ जाए। ये विश्रामात्मक आसन भी, इसको आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जितनी देर चाहे उतना इसमें ठहर सकते हैं। बालों के लिए, चेहरे के लिए, आंखें के लिए, आंखों के लिए, दमा के लिए, अस्थमा के लिए, खांसी के लिए, नजला के लिए, जुकाम के लिए भी लाभकारी। आपको जुकाम रहता है, शरीर भारी, सर भारी रहता है, माथा भारी रहता है, आप कुछ देर इसमें ठहरो तो आपका मस्तिष्क हल्का हो जाता है। बताओ बेटा। हाँ हो, वॉशरूम में ऐसे बाहर निकलते शीशे वाले गेट से और ऐसे सीधे जाना वॉशरूम के गेट से। बता दो जरा इन्हें वॉशरूम। तो शीर्षक आसन, अब दोनों पैरों को सामने खोल लें इस तरह से और अपनी पिंडलियों को इस तरह से पटके जमीन पर, इस तरह से जमीन पर पटके। जब आप पिंडलियां जमीन पर पटकते हो तो इसमें आपके पेट के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जैसे पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, आप पिंडलियों को दबाओ तो आपकी पेट में आराम मिलने लगता है, दर्द से राहत मिल जाती है, गैस से राहत मिल जाती है, गैस पास हो जाती है। अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन जो उदर के लिए लाभकारी आसन है। एक पैर को मोड़ना है इस तरह से, जो घुटना खड़ा है उस हाथ को पीछे रखना है, विपरीत हाथ को ऊपर उठाते हुए इस तरह से और घुटने के बाहर से लाते हुए अपने अंगूठे को पकड़ना है और पीछे देखना है इस तरह से। ये है वक्रासन। आप अच्छे से कर पाते हैं, पतले दुबले हैं तो इस तरफ भी आप अपने पैर को रख सकते हैं और ऐसे करके और फिर पीछे इस तरह से वक्रासन। जरूरी नहीं है कि आपसे बहुत अच्छे से हो, जितना आपसे होता है उतना आप करें। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और आपसे अच्छे से होने लगेगा। चलिए दूसरे पैर को इस तरह से। अपने पेट को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, यहीं से सारी बीमारियां चलती हैं। चलिए पीछे देखें। यदि आपका पेट स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है तो धीरे धीरे बीमारियों को शरीर स्वतः ही ठीक कर ले। बस अपने आहार को, ब्रह्मचर्या को और निद्रा को आप थोड़ा सा सुधार लें। बस वापस आए और करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में एक पैर इस तरह से, दूसरा पैर इस तरह से। ये ध्यानात्मक आसन भी है। जननांगों में कोई समस्या हो, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो, पाइल्स हो, फिशर हो, उनके लिए लाभकारी है। हृदय रोग हो, आंखों की समस्या हो, और ध्यानात्मक आसन भी है। जिनके जोड़ों में स्वेलिंग है वो नहीं करना। बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, उनके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए भी लाभकारी है गोमुख आसन। वापस, इससे आपकी कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से बनी रहेगी और कभी भी आपके कंधों में दर्द नहीं होगा। इस तरह से यदि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो इस आसन में बैठकर अश्वनी मुद्रा करें। कोहनी को बिल्कुल सर के चोटे वाले भाग के पीछे, एल्बो शुड बी बिहाइंड द हेड, लुक स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। अपने एनस को ऊपर खींचे, नीचे छोड़े, ऊपर खींचे, नीचे छोड़े, ऊपर खींचे, नीचे छोड़े, ऊपर खींचे, नीचे छोड़े। अश्वनी मुद्रा। कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, महिलाओं में, पुरुषों में, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, उनके लिए लाभकारी हो। सिस्ट हो, फाइब्राइड हो, उनके लिए लाभकारी है। गोमुख आसन में अश्वनी मुद्रा करें। फिर वापस आ जाएं और पेट के बल लेट जाएं। कमर दर्द के लिए कुछ आसन करेंगे। इनमें सबसे पहले मकर आसन। मकर आसन कमर दर्द के साथ साथ आपकी थायराइड के लिए भी है, मानसिक रिलैक्सेशन के लिए भी है, मानसिक रोगों के लिए भी है
सांस भरते हुए ऊपर लेके जाए पैर को, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर। लोअर बैक पेन के लिए लाभकारी है। जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सैक्रम में प्रॉब्लम है, उनके लिए लाभकारी। महिलाओं के लिए विशेषकर लाभकारी है। सारे दिन खड़े रह के काम करते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, उनके लिए विशेषकर लाभकारी है। मकर आसन। इसके बाद भुजंगासन, दोनों हाथ इस तरह से रख लें। अगर कमर में आपको दर्द ज्यादा है तो आप सिर्फ अर्ध भुजंगासन करें, इस तरह से, ज्यादा जोर न लगे, वरना अगर कमर में कमजोरी है, अगर पूरा आप करेंगे तो आपको कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो अभी धीरे धीरे इतना ही करें। बाकी सभी इस तरह से पूरा नाभि जमीन से मिली रहेगी और ऊपर देखिए। कुछ लोग ऐसे हाथ को टांग देते हैं, ऐसे नहीं करना। ये नाभि को जमीन, नाभि को मिला के रखो, नीचे नाभि नहीं उठनी, नाभि तक उठना है, ऊपर देखिए। ये आई साइड को भी बढ़ाता है। जिनका पेट निकल गया, पेट को भी, मोटापे को भी कम करता है। बैक पेन के लिए लाभकारी, थायराइड, पैराथायराइड के लिए लाभकारी है भुजंगासन। रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सुधारता है। इसके बाद फिर दोनों हाथ थाई के नीचे रखें, एक पैर को उठाएं, रोक के रखें, फिर नीचे ले आए, फिर दूसरे पैर को उठाएं, फिर नीचे ले आए, फिर दूसरे पैर को उठाएं। इससे महिलाओं के जो हिप भारी हो जाते हैं, थाई भारी हो जाती हैं, तो उसको भी कम करता है। और लोअर बैक पेन के लिए ये बहुत ही लाभकारी आसन है। इसको रोज 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार करना चाहिए। जिनको कमर दर्द नहीं है, जिनको अपने हिप और थाई हल्की करनी है, जो साइड में फैट निकल गया उसको कम करना है, टार को कम करना है, तो वो खूब ऊपर तक उठाएं, इस तरह से, इस तरह से उठाएं। तो इससे आपकी हिप की और पेट की दोनों की चर्बी कम हो जाएगी। लेकिन कमर दर्द वाले ज्यादा ना उठाएं, थोड़ा थोड़ा ही इसका अभ्यास करें, इस तरह से। फिर धीरे धीरे आप कमर के बल लेट जाएं, इस तरह से, और दोनों हाथ साइड में खोल लें, घुटनों को मोड़ लें। मरकट आसन। मरकट आसन रोज सुबह ही सुबह उठने से पहले आप जैसे बिस्तर से उठते हो तो मरकट आसन कर लिया करो, अंगड़ाई लेते हुए, इस तरह से। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ से, ये इस तरह से, और इस तरह से 2-4 बार सुबह ही सुबह उठते उठते आप कर लिया करो। जीवन में कुछ अच्छी आदतों को अपना लो वापस। ऐसे नहीं कि सुबह ही सुबह आप सो रहे हैं, और कुछ हुआ, आप सुबह उठे और बस ऐसे करवट ली और उठ के और चल दिए आप। तो ये बहुत गलत तरीका। इससे कभी भी आपको हार्ट में दिक्कत हो सकती है। यदि आपको हार्ट की कोई समस्या है तो कभी भी ऐसे उठकर हमें नहीं चलना चाहिए। तो 1-2 अंगड़ाई लेनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, या लेटे लेटे हमें अंगड़ाई लेनी चाहिए, इस तरह से। जैसे हम सुबह सुबह अंगड़ाई लेते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, इससे हमारे जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। प्रत्येक ऑर्गन को मैसेज पहुंच जाता है, ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है कि अब हमें उठना है, और हम एकदम से तनाव मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बैठे बैठे, या कोई लगातार लंबे समय तक काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, तो उस समय हम अंगड़ाई लेते हैं। तो खड़े होकर भी अंगड़ाई लेते हैं। खड़े होकर अंगड़ाई लेने से
यदि हमारे हार्ट में कोई दबाव खिंचाव महसूस होता है तो उस समय हमें नहीं उठना चाहिए, थोड़ी देर और लेटे रहना चाहिए ताकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, हर जगह न्यूट्रंस पहुंच जाए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। और इसके करने से जो आपकी जो जॉइंट्स की जो फैसिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। कहीं पे तनाव है, खिंचाव है, उसमें कड़ापन है, वो दूर हो जाता है। फिर आप उठकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो करेंगे मरकट आसन। सेकंड, दोनों पैरों में गैप कर लें इस तरह से और घुटनों को फिर दाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ कर दें। बस जीवन में थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें बनाते चले जाओ, बुरी आदतें छोड़ दो, तो आप 100 वर्ष तक बिना दवाई के, बिना रोग के जियोगे। रोग जो हमें हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हमसे हुई हैं। बस उस गलतियों को, गलत आदतों को छोड़कर हमें अच्छी आदतों को अपनाना। पैर को सीधा कर दें। मरकट आसन थर्ड, एक पैर को ऊपर उठाएं, इस तरह से लेकर आए। सियाटिका के लिए बड़ा लाभकारी आसन है मरकट आसन थर्ड। और दूसरी तरफ देखें, कोशिश करें कि दोनों घुटने आपके सीधे हों, फिर वापस आ जाएं और फिर दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएं। इस तरह से करके ये, और देखें दूसरी तरफ। प्रयास करें कि घुटने आपके दोनों सीधे हों, घुटना सीधा होना चाहिए। इस तरह से दीवार है, दीवार के कारण सीधा नहीं हो पा रहा है तो कोई इस तरह से पैर को उठाया, ये इस तरफ से ले गए। ये जो हमारी सियाटिका नर्व होती है, हिप से लेकर आपके पैर नीचे की तरफ जाता है दर्द, उसको ठीक करता है। ये हिप पे दर्द उठने लगता है, धीरे 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 नीचे हो जाता है, असहनीय पेन होता है, तो उसको ठीक करता है। और पेट को भी कम करता है, उधर पे जिनके फैट है, और गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए लाभकारी है। करेंगे पवन मुक्त आसन। नाम से ही प्रतीत होता है ये पवन मुक्त आसन है, पवन को मुक्त करने वाला आसन, आर्थराइटिस के लिए। सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएं। जिनको कमर की दिक्कत है, गर्दन की दिक्कत है, वो गर्दन ऊपर ना उठाएं, सिर्फ इस तरह से दबा के रखें, वरना उनको दर्द कमर में और गर्दन में बढ़ जाएगा। ऐसे भी दूसरे पैर से इस तरह से दबाया, घुटने को छाती से मिलाया, नाक को घुटने से मिला दिया। फिर वापस आ जाए। फिर दोनों पैरों से करें इस तरह से, इस तरह से दबाया और नाक को घुटनों से मिला दिया। वापस दोनों पैरों को सीधा कर दिया। करेंगे उत्तान पादासन। पेट और कमर सभी इसको कर सकते हैं, बड़ा ही सरल और बड़ा ही प्रभावकारी आसन इस तरह से। फिर वापस, फिर दूसरे पैर से, फिर वापस, दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों से नहीं कर सकते तो एक एक पैर से कर लेना। उधर संबंधित सभी रोगों में लाभ करता है। जिनको पेट कम करना है, मोटापा कम करना है, उनके लिए इस तरह से पैर को उठाए, फिर नीचे, फिर उठाए, फिर नीचे, फिर उठाए, फिर नीचे, फिर उठाए, फिर नीचे, फिर उठाए, इस तरह से लगातार करते हैं। जिनको मोटापा कम नहीं करना है, पेट में जो गैस, एसिडिटी या कब्ज रहती है, अपच रहती है, उसको ठीक करना है तो थोड़ा थोड़ा कर ले, 10-10, 20-20, 50-50 बार। मोटापा कम करना है, शुगर कम करना है, कैलोरी बर्न करना है तो ज़्यादा इसका अभ्यास करते हैं। इस तरह से ये इस तरह से, इस तरह से अभ्यास आप करें। फिर थोड़ा साइकिलिंग कर ले इस तरह से। द्विचक्रिक आसन इसको कहते हैं। ये एक्सरसाइज करने से शरीर का मोटापा, चर्बी बहुत जल्दी से पिघलती है। इस तरह से ये दोनों पैरों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से आपकी चर्बी भी, आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। इसके बाद पैर को उठाया, गोल गोल इस तरह से घुमाना है। 1 2 3, इसको कहते हैं पाद व्रत आसन। ये मोटापे को भी कम करता है, शुगर को भी ठीक करता है। कमर दर्द वाले थोड़ा आराम आराम से करना, प्यार से कभी दर्द बढ़ा लो। फिर इस तरह से
जितने भी बार चाहें आप, इस तरह से। इस तरह से रोजाना थोड़ा थोड़ा मिंथॉल आप इनटेक किया करो। मिंथॉल होता है पुदीने में, पिपरमिंट में, जो आपकी अम्लीयता को शांत करता है, आपकी स्किन में ग्लोइंग लाता है, चेहरे पर ग्लोइंग लाता है, तो ठंडक होता है, मस्तिष्क को शांत करता है, गर्मी को, गुस्से को, क्रोध को, बीपी को शांत करता है पुदीना। लेकिन लोग खाते नहीं, चटनी खाते हैं। पता है चटनी 1 साल पहले की पैकेजिंग हुई हुई है, उस चटनी को खाते हैं लाके, बोलिए ये चिली सॉस। तो चिली सॉस नहीं, आप क्या पिपरमिंट सॉस खाएं, पुदीने का सॉस खाएं, तो आपको उससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आपको कभी भी गर्मी के विकार नहीं होंगे, आपको कभी भी स्किन की समस्या नहीं होगी। चलिए अब बाईं करवट का सहारा लेकर बैठ जाएं और प्राणायाम का अभ्यास करें। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। आप सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या आप पूरे पद्मासन में बैठ सकते हैं। इस तरह से जैसी आपकी इच्छा उसी आप आसन में बैठ जाएं और लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम चेस्ट संबंधित, श्वसन संबंधित कोई भी रोग उन सब में लाभ करता है। चाहे आपको दमा हो, अस्थमा हो, खांसी हो, नजला हो, जुखाम हो, सभी में लाभ करता है। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप तेजी से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह भस्त्रिका। यदि आपको बीपी हाई रहता है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। यदि आपको अल्सर कोलाइटिस है, एसिडिटी है, तब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा लंबी गहरी सांस नहीं लेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ये शरीर की ऊष्मा को बढ़ाता है, शरीर में गर्मी बढ़ाता है। तो जिनको पित्त विकार है वो इसका अभ्यास या तो नहीं करना या फिर बहुत थोड़ा थोड़ा कर लेना। ठीक है, हार्ट वाले बहुत ज़्यादा लंबी सांस नहीं लेना, 80% तक ही इनहेल और एक्सहेल उन्हें कर लेना चाहिए। और यदि आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी है, तब आपको तेजी से इस प्रकार नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लेने चाहिए और धीरे धीरे लंबे गहरे सांस छोड़ने चाहिए। ठीक है, तो ये शरीर से ये आपके जो लंग्स में जो ब्लड आता है वहाँ पर जो टॉक्सिन होते हैं उनको ये मार देता है और ऑक्सीजन से उसको फिर से भरपूर कर देता है। जो आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में आता है हृदय से, पल्मोनरी नर्व द्वारा। तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। कैसे? ध्यान रखना कि इसमें आपका पेट नहीं फूलना चाहिए, सिर्फ छाती फूलनी चाहिए। इस तरह से भस्त्रिका करेंगे। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर फेंकें।
कुछ लोग इस तरह से करके करते, कमर को मोड़ कर करते, नहीं करना, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। और शरीर में कहीं भी गांठ है, ट्यूमर है, कैंसर है, रामबाण। यदि पेट में कैंसर है, पेट में इसको करने से दर्द होता है, तो इसका अभ्यास नहीं करना है। असाध्य रोगों में इसका अभ्यास 1 घंटे 1.5 घंटे तक करना है। दीवार का सहारा लेकर इसका अभ्यास कर सकते हैं आप। कपालभाति प्राणायाम को दीवार का सहारा लेकर आप कर सकते हैं। कमर थक जाए तो इस तरह से हाथों का सहारा लेकर आप कपालभाति कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए रामबाण है, गैस्ट्रिक के लिए, ब्लॉटिंग के लिए रामबाण है, कपालभाति प्राणायाम। हार्ट ब्लॉकेज है, आप इसको रोजाना 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाकर रोज 15-20 मिनट आधे घंटे तक करें, तो हार्ट ब्लॉकेज भी इससे खुल जाते हैं। बस हार्ट ब्लॉकेज वाले को 1 मिनट में 30 या 40 बार तक ही इसका अभ्यास करना चाहिए। जिनको मोटापा है वो थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। लेकिन किसी को मोटापे के साथ साथ हाई बीपी भी होता है, तो हाई बीपी यदि रहे मोटापे के साथ में, तो इसको फिर धीरे धीरे हमें करना चाहिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं। 60 स्ट्रोक पर मिनट के हिसाब से हमें स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। कपालभाति से हमारी कुंडली शक्ति, जो हमारे मूलाधार चक्र पर सुसुप्त अवस्था में सोई हुई होती है, उसको भी यह जागृत करता है, जो सभी चक्रास का भेदन करते हुए आपके सहस्त्रार तक आती है और आप में असीम शक्तियों का शरीर में संचार होता है। तो कपालभाति बड़ा ही लाभकारी प्राणायाम है। महिला इसको पीरियड होने के दौरान ना करें। पेट में दर्द होने पर, कमर दर्द होने पर, अंडरवेट होने पर इसका अभ्यास ना करें। बहुत ज़्यादा बुखार हो, बहुत ज़्यादा थकान हो, तब भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। यदि आप प्राणायाम करते हुए थक जाते हैं तो आप बीच बीच में शवासन भी कर सकते हैं। नहीं थकते तो 1 घंटे लगातार आप अभ्यास करें। अब बाईं नासिका से सांस भरें, दाईं से छोड़ें, दाईं से भरें, बाएं से छोड़ें, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें। इस तरीके से करते जाएं। याद रखना, ध्यान रखना कि आप सांस लेते समय पेट को नहीं फैलाएंगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाकर रखेंगे। ले, लंबी सांस लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम करते जाएं आप, करते रहें आप, करिए, लगातार करते जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। ऐसा शरीर में कोई रोग नहीं जिसको अनुलोम विलोम ना ठीक करता हो। सभी के लिए लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये सेल के स्तर पर जाकर काम करता है। यदि आपके डीएनए में भी कोई बीमारी हो गई है तो उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि बॉडी को रिपेयर करने का काम, रिपेयरिंग का काम अनुलोम विलोम प्राणायाम का होता है। तो इसको जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बच्चों को भी इसको कराओ तो इसका उनका ब्रेन भी शार्प होता है और मानसिक शारीरिक तनाव के लिए, अनिद्रा के लिए भी विशेषकर लाभकारी है।
आज के समय में देखा गया कि बहुत सारे तनाव जनित रोग हैं, ज़्यादातर लोग तनाव में रहते हैं, तो आपको तनाव से भी ये मुक्त करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेते जाएं, इस तरह से प्राण मुद्रा बनाएं और एक हाथ घुटने पर इस तरह से, और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, फिर बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, न्यूरोपैथी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो सबको ठीक करता है। पैरालिसिस हो, एमएनडी हो, डीएमडी हो, स्किन संबंधित कोई रोग हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, स्किन पे कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो, सबको ठीक करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बीपी को ठीक करता है, हृदय रोगों में विशेषकर लाभकारी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सामान्य रोगों में आप इसका अभ्यास 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक करना। असाध्य रोग यदि आपको हो गए हैं तो इसका अभ्यास आप 1 घंटे 1.5 घंटे तक करना। लोगों ने कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा हमारे साथ किया है, तो उन्होंने अपने कैंसर जैसी बीमारियों को, किडनी जिनकी फेल हो गई है, किडनी जैसी बीमारियों को, शुगर जैसी बीमारियों को, मोटापा जो बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है, जननी होता है, उनको ठीक किया है। तो आप भी जब तक आपकी बीमारी कंट्रोल ना हो, आप अपने प्राणायाम को, आसन को बढ़ाएं और अपने डाइट को सुधारें, अपने भोजन को। आपकी प्रकृति क्या है? वात की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है या कफ की प्रकृति है? आप अपने शरीर की प्रकृति को जानें और उस प्रकृति के अनुसार ही आप भोजन ग्रहण करें। ठीक है, हर महिला को ये पता होना चाहिए कि हमारे घर में किस आदमी की कैसे प्रकृति है और हमारे घर में किस प्रकार का भोजन निर्माण होना चाहिए। कौन सी बीमारी में दवाई की तरफ एकदम से अग्रसर नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया, आपको गैस हो गई, एसिडिटी हो गई और आप तुरंत से एकदम डॉक्टर के पास भाग लिए। पहले सब डॉक्टर होते थे, बड़ी अम्मा बाबा सब होते थे। अगर किसी को गैस हुई तो बोले इसको पुदीने की चटनी खिलाओ, 4-5 दिन खाई, आराम हो गया, क्योंकि उसमें मिंथोल होता है, पेट को ठंडा करता है। अजवाइन दे दी उसे, है ना, मुनक्के खाने के लिए दे दिए उसे सुबह ही सुबह, उसको अलसी दे दी खाने के लिए सुबह ही सुबह, तो ये पेट को बहुत अच्छे से सुधारती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले, थाइमोल ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों पेट में जो स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फ्लामेटरी कहीं भी आपको इन्फ्लामेशन हुआ है, चाहे आपको घुटनों में हुआ है, चाहे आपको रीढ़ में हुआ है, जोड़ बिल्कुल जकड़ गए होते हैं, तो उनके लिए थाइमोल बहुत अच्छा होता है, जो आपके अजवाइन में पाया जाता है। ठीक है ना। और धनिया हो गया, सेपोनिन्स होता है, उसकी ठंडी प्रकृति होती है, सेपोनिन्स हो गया, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं जो आपके डाइजेशन को सुधार देते हैं और कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे आप अपने भोजन का ध्यान रखें। यदि आपको कफ संबंधित रोग हैं तो ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें, बाय वाली चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। वात वाली दिक्कत है तो आप छोले, राजमा, चने, चावल ऐसी चीज़ों को त्याग दें, ठंडी चीज़ों को त्याग दें। और जिनको पित्त संबंधित रोग है तो वो तले भुने या डिब्बा बंद चीज़ें, ऐसी चीज़ों को छोड़ दें और अपने स्वास्थ्य को सुधारें। तो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भर के ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरा,
यदि आप एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं, इसका जो भी हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, ये मानसिक रोगों के लिए, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी आपकी हैं उन सभी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर की यदि आपको नॉलेज है तो आपको क्या रोग है उसके पॉइंट आपके हाथों में, पैरों में, कान में, चेहरे में, कमर में होते हैं, लेकिन आप हाथों के, हथेलियों के और तलवों के एक्यूप्रेशर पॉइंट जान लो और उनको आप प्रेस करना शुरू करो। आसन प्राणायाम के तुरंत बाद यदि आप एक्यूप्रेशर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। नहीं भी जानते आप एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पे होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा क्लैपिंग इस तरह से करके रोज अपना कर लिया, कभी साथ के ऊपर, कभी साथ के ऊपर, इस तरह से करके करें 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 क्लैपिंग। शाबाश, थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अपनी हथेलियों की टाई करें। इस तरह से इस तरह से तो इससे आपके सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जितना चाहे आप इनको कर सकते हैं, इससे आपके सारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो जाएंगे। और आप कुछ समय के लिए हरी घास पर या जो आरसीसी वाली रोड होती है, खुरदरी जो रोड होती है, रफ जो रोड होती है, उस पर नंगे पैर आप जरूर टहला करें, लेकिन सर्दियों में आपको हरी घास पर ये ठंड से बचना चाहिए। तो इसके बाद क्लास के समापन पर ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भरेंगे और 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठाएं, आपस में रख करें, अपनी आंखों पर रखें हाथ, आंखें खोलें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी बहनों भाइयों को मेरी ओर मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आपको धन धान से परिपूर्ण रखे, स्वस्थ रूपी माया से भरपूर रखे। ओम शांति शांति शांति। योगासन प्राणायाम करने के कम से कम आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ये ध्यान रखना। आधे घंटे के बाद आप अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और भोजन का एक नियमित समय बनाएं यदि आपको स्वस्थ रहना है। चलिए, ओम शांति।